बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएस इंग्लिश ऐसे पेपर 2024 का एनालिसिस आपके लिए दे रहे हैं ताकि आपको अगले आने वाले एग्जामिनेशन में ऐसे के पेपर को तैयार करने में मदद मिले। सीएसएस 2024 में जो ऐसे आए हैं, अगर उनका तज्जिया पेश करें तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि इस बार एग्जामिनर ने पेपर बहुत, ये एक इजी पेपर है। इससे इजी पेपर मैंने आज तक कभी सीएसएस के एग्जामिनेशन में ऐसे का पेपर इतना इजी नहीं देखा। तो ओवरऑल पेपर इज वेरी इजी। ऐसे टॉपिक्स जितने उसमें दिए हैं वो एक्सपोजिटरी एसेस दिए हैं, और इस बार एग्जामिनर ने ना परसुएसिव टॉपिक दिया है कोई पूरे इन 10 टॉपिक्स में, ना उसने आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिया है, ना उसने कोई लिटरेरी टॉपिक दिया है, और ना उसने कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक दिया है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक इस बार उसने बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं पूछा। परसुएसिव नहीं पूछा, आर्गुमेंटेटिव नहीं पूछा, लिटरेरी नहीं पूछा, फिलोसॉफिकल नहीं पूछा। तो पूछा क्या है उसने? उसने जितने भी टॉपिक ये दिए हैं 10 के 10, ये सारे एक्सपोजिटरी हैं, और उसने एक्सपोजिटरी पे जोर दिया है। दूसरे इसके एनालिसिस जो है कि जो टॉपिक 10 दिए हैं उसमें उसने 5 टॉपिक जो हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड दिए हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक दिए हैं उसमें ऐसे टॉपिक 2 सी पैक जो है ये इकोनॉमी से रिलेट करता है। उसके बाद टॉपिक 4 फॉसल फ्यूल्स एंड अरेबिक इकोनॉमीज, ये इकोनॉमी से डील करता है। उसके बाद ऐसे टॉपिक 6 ब्रिक्स के बारे में है, ये इकोनॉमी से रिलेट करता है। उसके बाद ऐसे टॉपिक 8 पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, ये इकोनॉमी से डील करता है। और उसके बाद टॉपिक नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमी से डील करता है। तो 5 टॉपिक इसमें ऐसे दिए हैं जो इकोनॉमी बेस्ड हैं या इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। उसके बाद उसने 2 टॉपिक जो दिए हैं वो उसने दिए हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं, और उसमें पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 5 है, प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स से रिलेट करता है। और उसके बाद टॉपिक नंबर 10 पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी, ये पॉलिटिक्स से रिलेट करता है। तो 2 टॉपिक पॉलिटिक्स से हैं। एक टॉपिक उसने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से दिया है, नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। तरीके से उसने ओवरवेलमिंगली जो इस वक्त पेपर आया है उसमें इकोनॉमी नंबर 1 पे है कि 5 ऐसे उससे पूछे हैं, 2 उसने पूछे हैं पॉलिटिक्स से। आई विल रेट इट कि ये बहुत इजी पेपर उसने दिया है, और इससे इजी पेपर शायद सीएसएस लेवल पे ऐसे का ना मैंने कभी देखा है, ना शायद पॉसिबल है कि इससे ज्यादा इजी पेपर बन सकता हो। अब इसको देखते हैं, अगर इसके फर्दर एनालिसिस करें तो सबसे पहले होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, ये ऐसे नंबर 1 है। और इस ऐसे के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें ये एक्सपोजिटरी, सिंपल एक्सपोजिटरी ऐसे है, और ये इंफॉर्मेटिव ऐसे है। इसमें इंफॉर्मेशन देनी है कि होप की सबसे ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स होप कैसे है, सबसे पहले तो ये बताना है उसमें। और फिर इसके ड्राइविंग फोर्स बनने में जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इम्पेडिमेंट्स क्या हो सकते हैं, उन इम्पेडिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है। सिंपल ऐसे है, इसको इस तरीके से 3 वेरिएबल बना के इसकी मेन बॉडी को इस तरीके से लिखना है। सीपैक एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड न्यू वॉर फ्रंट। तो सीपैक के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, बहुत तैयार किया है बच्चों ने इसको। सीपैक के आपको न्यू वॉर फ्रंट्स, जैसे एक टसल चल रही है बिटवीन चाइना एंड यूएसए सीपैक के ऊपर, तो इसने यहाँ पे 2 कॉरिडोर्स को ऐड कर दिया है टॉपिक के अंदर। और 2 कॉरिडोर्स कौन से हैं? एक तो सीपैक है जिसके बारे में हमें बहुत पता है कि पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात इसमें की गई है। लेकिन इसके साथ जो 2 चीजें और ऐड की हैं इसने, वो है इंडो मिडल ईस्ट यूरोप। तो ये 2 कॉरिडोर और हैं जो चाइना बना रहा है, जिसमें एक कॉरिडोर इंडिया टू मिडल ईस्ट लिंक करेगा और दूसरा कॉरिडोर मिडल ईस्ट टू यूरोप लिंक करेगा। तो बेसिकली ये करंट अफेयर का टॉपिक है, और ये
एग्जामिनर जो इस पे चाह रहा है कि आप ऐसे लिखें, वो चाह रहा है कि सी पैक और ये दो कॉरिडोर जो इंडिया टू मिडिल ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट टू यूरोप जो कॉरिडोर हैं, ये न्यू वार फ्रंट्स हैं। अब अगली जो टसल चलनी है बिटवीन चाइना एंड द यूएसए, वो इन कॉरिडोर्स के ऊपर चलनी है। तो इसके ऊपर ऐसे लिखना है, पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। एज यू नो, प्रोपेगेंडा है इस वक्त, वो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है और जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोपेगेंडा के, उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का होल्ड है और वो इसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं पावर ऑफ प्रोपेगेंडे के। और इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स के मुस्लिम वर्ल्ड कैसे इम्पैक्ट हो रही है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और उसको फिर इम्पैक्ट से बचने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये इस तरह एक्सपोजिटरी ऐसे है और इसको इन वेरिएबल्स के साथ लिखा जाएगा। फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड द अरब इकोनॉमीज। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और उसकी क्लाइमेट चेंज की, तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट रेमेडी की जब हम डिस्कस करते हैं तो हम करते हैं कि जी आप फॉसल फ्यूल्स को स्विच ओवर करें टू हाइब्रिड एनर्जी या क्लीन एनर्जी या दूसरी एनर्जी। अब इसका टॉपिक या थीम क्या है कि अगर फॉसल फ्यूल्स फेज आउट हो जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा अरब इकोनॉमीज के ऊपर। तो ये एक्सपोजिटरी एनालिसिस ऐसे है, ये एनालिसिस मांग रहा है कि अगर फॉसल फ्यूल्स फेज आउट हो जाएं तो अरब इकोनॉमीज का जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस पे ऊपर आपने ऐसे लिखना है। इसके बाद अगला प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। और ये वर्सेस ऐसे है और वर्सेस ऐसे भी एक्सपोजिटरी ऐसे की एक टाइप है। तो इस पे भी ये ऐसे एक्सपोजिटरी लिखा जाएगा। और इसके बाद अगला जो ऐसे है ब्रिक्स का ऐसे जो है, ये करंट अफेयर टॉपिक है ब्रिक्स। और ये बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो अलायंस है फॉर द पर्पस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। तो इसका पर्पस रीजनल डेवलपमेंट है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये इन 5 मुल्कों की इकोनॉमी के बारे में है और उसमें इसमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव डाल दिया है कि ब्रिक्स को अगर पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिकवरी के, जो हम एसोसिएट कर सकते हैं विद द ब्रिक्स। तो इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो इसके अंदर पहले आपने इसके जो पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स कैन ब्रिंग सम सर्टेन बेनिफिट्स, तो उसको एनिमरेट करना है। और अगर इसके कोई नेगेटिव चीजें आ सकती हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर, तो वो देखनी है। हाउ पाकिस्तान के टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, उसके रास्ते में हर्डल्स क्या हो सकती हैं, उन हर्डल्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये प्रोस्पेक्टस के जिम्मे में आता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टस ऑफ रिकवरी क्या है एसोसिएटेड विद द ब्रिक्स, और उसके अंदर फिर हर्डल्स क्या आ सकती हैं और उसको हर्डल्स को हम रिमूव करके किस तरीके से अपनी रिकवरी बेहतर कर सकते हैं इकोनॉमी को विद विच इज एसोसिएटेड विद द ब्रिक्स। तो ये भी एक्सपोजिटरी ऐसे है और इकोनॉमी बेस्ड है। और इसमें टॉपिक जो है ये करंट अफेयर का टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हॉटली डिबेटेड है और इसमें प्रोस एंड कॉन्स भी इसके देखे जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेन और बोन भी देखा जा सकता है, इज अ ब्लेसिंग और कर्स। बहुत से टॉपिक्स इसमें बच्चों ने टॉपिक तैयार किए हुए हैं इसमें। लेकिन उसने जो एंगल इसका पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका डोमेन है, और उसने जो एंगल पूछा है इसका या डोमेन जिसपे उस या जिसका उसने वेरिएबल जिस पे वो बात करना चाह रहा है, दैट इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड्स टू डेथ ऑफ द क्रिएटिविटी। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें से डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, या दूसरा हम इसको कहते हैं कि कॉग्निटिव रीजनिंग, इम्पेडिमेंट ऑन कॉग्निटिव रीजनिंग का जो एलिमेंट है, बेसिकली एग्जामिनर चाहता है कि उस पे ऊपर ऐसे लिखा जाए, उसको हाईलाइट किया जाए कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is impeding the cognitive reasoning which ultimately leads to the creativity। तो इसके ऊपर ऐसे लिखना है। इसका जो हिडन क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का ये है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, अगेन वेरी सिंपल सिंपल ऐसे। सबसे पहले तो वो पूछ रहा है, उसने लफ्ज पाथवे इस्तेमाल किया है कि कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ जाए। तो इसमें जो टॉपिक लिखना है, जो चीजें लिखनी है इसमें, उसके अंदर जो लीडिंग चीजें हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, वो
एक तो पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी लिखना है कि कौन सा रास्ता है, क्या चीजें, क्या स्टेप्स लिए जाएं कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ जाए। तो यू कैन राइट 8-9 स्टेप्स, इसमें 8-9-10 पैराग्राफ तक लिखे जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगला वेरिएबल है उसके अंदर कि उन स्टेप्स के लेने में क्या चैलेंजेस पेश हो सकते हैं पाकिस्तान को, और वो चैलेंजेस को फिर आपने वे फॉरवर्ड के जरिए रिमूव कैसे करना है। तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, इसके 3 वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। नंबर 1 पे आप लिखेंगे पाथवे टू प्रोस्पेरिटी, फिर चैलेंजेस टू दोज पाथवेज, और उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इस ऐसे को आप स्ट्रक्चर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नेशनल इकोनॉमीज पे है। तो नेशनल इकोनॉमीज को we can distribute in we can divide in 3 basic जो countries हैं development theories के हिसाब से। Number 1 is the core countries, and then is the peripheral countries, and then is the semi peripheral countries। तो national economies के इसका क्या impact है, peripheral countries पे क्या है, सेमी पेरिफेरियल पे क्या है, कोर कंट्रीज पे क्या है। तो ये इस पे डिबेट होगा। और फिर नेशनल इकोनॉमीज कैसे ग्लोबलाइजेशन से फायदा उठा सकते हैं, उसमें जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं, जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे बहुत कुछ लिखा गया है, और बेसिकली इसमें गवर्नेंस एंड सोसाइटी पे इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो क्या है, और उसको कैसे हम इसको कौन से स्टेप्स लिए जाएं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, ताकि उसमें गवर्नेंस और सोसाइटी बेहतर हो सके या इम्प्रूव कर सके, या गवर्नेंस बेहतर की जा सके। तो ये थीम है इस ऐसे का। तो इस तरीके से आपने इस ऐसे को लिखना है। अगेन टू सम अप, वेरी इजी पेपर, और सारा एक्सपोजिटरी टाइप के एसेस दिए गए हैं। उससे मुश्किल ऐसे नहीं पूछे, जो करंट टॉपिक्स हैं ज्यादा वही पूछे हैं। जो दैट्स ऑल। आई होप कि आप सब ने जो अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया होगा। इसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छे अंदाज में ऐसे लिखा जा सकता है, और उम्मीद है आप इसमें इस बार के जो ऐसे है उसमें अच्छे नंबर लेंगे, और पास परसेंटेज इस वाले ऐसे में बेहतर होगी। विश यू गुड लक। थैंक यू। टेक केयर। खुदा हाफिज।